Hello friends, how are you? Welcome to इंद्राज सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में करंट अफेयर्स के घटना चक्र का दृष्टि जो क्विक रिवीजन की श्रृंखला के रूप में पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं। फटाफट रिवीजन। चलिए इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आपको हमारा ये पीसीएस के संदर्भ में प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज कृपया, और आगे भी जो है इसे शेयर करें। अब इसके प्री के बाद हम मेंस के संदर्भ में देखेंगे, जो आंसर राइटिंग जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए 21 अक्टूबर तक हम लोग इस एग्जाम के संदर्भ को देखते हुए जो प्री के संदर्भ में जो भी मैटर हो सकता है वो आपको अवेलेबल करा रहे हैं। चलिए, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख रहे थे। पहला पार्ट भी हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कंप्लीट कर चुके हैं चौथे पार्ट के रूप में। अब हम 5वें पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो देखेंगे ये पार्ट 5 है। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक, एक या दो क्वेश्चन यूपीपीसीएस वाले प्रसन्न मतलब इंडेक्स से पूछते ही हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रसन्नता तथा अच्छे रहन सहन पर एक संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है 2 अप्रैल 2012 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया था। तो आप याद रखेंगे, यहाँ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऊपर, तो आप छोड़ दीजिए। इस सम्मेलन के समर्थन में वर्ष 2012 में पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। और आप देखेंगे WHR के संबंध में, सही WHR बोलेंगे तो आप समझ जाएं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र घोष जो पोषणी है, संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क जो है UNSDSN एक प्रकाशन है, जिसमें मुख्यतः क्या है, गैलप बर्डपूल की बात है के द्वारा डेटा उपयोग किया जाता है। तो इसे छोड़ दीजिए, ये पूछा जा सकता है, कभी तो पूछा जा सकता है, हालांकि पूछने की संभावना कभी बन सकती है। 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क की बात होगी। तो देख सकते हैं यही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है, जो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की बात है यही। तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसका पूरा नाम है। 8वीं रिपोर्ट है। 153 देश इसमें शामिल किए गए हैं। नागरिकों की प्रसन्नता के आधार पर आप देखेंगे इसमें 6 घटक हैं, मतलब 6 एरियाज की बात है। पहली बात करेंगे प्रसन्न तो पर कैपिटा GDP के संदर्भ में बात करेंगे, सोशल सपोर्ट के संदर्भ में बात करेंगे, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे, और फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस की बात होगी, और जिसमें जो है जनरसिटी की बात होगी, उदारता, और भ्रष्टाचार बोध की बात है। तो प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ करप्शन की बात है। तो आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति GDP है, सामाजिक आलम्बन है, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा है, जीवन में चुने जाने की स्वतंत्रता है, और उदारता की बात है, और भ्रष्टाचार बोध है। आप देखेंगे WHR 2020 में गत वर्ष की भांति एक बार फिर जो है फिनलैंड क्या हुआ, सबसे प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पे है। आप याद रखें। आप आगे बात करें तो देख सकते हैं देशों की सूची में फिनलैंड पहले पे है, डेनमार्क दूसरा है, और तीसरा देश आप देखेंगे स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड तीसरा है, नॉर्वे 5वां है। तो आप देखेंगे जो यूरोपियन कंट्रीज देश हैं, लगभग सभी देशों का स्थान, सारे देश टॉप 5 में है। आगे बात करें तो देख सकते हैं, उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान जो है सबसे दुखी देश है। ठीक है, अफगानिस्तान वाले सबसे दुखी हैं, ध्यान रखना। और देखेंगे 10 देशों में कोई भी एशियाई देश शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप आगे बात करेंगे, भारत की दृष्टि से रिपोर्ट निराशाजनक है। भारत में भी है जो दुखी लोगों की संख्या ज़्यादा है। आप देखेंगे रैंकिंग में भारत को 144वें स्थान पर रखा गया है। इसका स्कोर 153 देश टोटल थे, जिसमें आप देखेंगे 144 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, और इसका स्कोर है 3.573 की बात है। आगे देखेंगे जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में ब्रिक्स देशों की स्थिति में देखेंगे, तो ब्रिक्स देश में ब्राज़ील सबसे ऊपर है, ध्यान रखिएगा।
ठीक। और इसके बाद रूस है। ब्रिक्स देशों में भी भारत सबसे नीचे स्थान पे है, बाकी आप लगा लें, ब्राजील पहले है, बस 2 ही बहुत हैं। आगे देखेंगे 2020 में 10 प्रमुख शहरों की रैंकिंग के संदर्भ में, तो आप देखेंगे हेलेंसिकी सबसे सुखी शहर है, हेलेंसिकी के लोग सबसे खुश हैं। फिर आरहुस की बात है, देखें हेलेंसिकी फिनलैंड की राजधानी है, ध्यान रखना। और आरहुस डेनमार्क का शहर है। आप देखेंगे वेलिंगटन आपका न्यूजीलैंड का शहर है, ठीक। और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का शहर है। कोपेनहेगन डेनमार्क, बर्जन नॉर्वे और ओस्लो नॉर्वे, तेल और अवीव जो है इजराइल की है, और स्टॉकहोम स्वीडन, दिल्ली भारत। तो दिल्ली का आप देखेंगे, दिल्ली के लोग जो है 180वां स्थान पाया है शहरों की सूची में, लेकिन स्थान पाया है। आगे बात करें तो देख सकते हैं इसके संदर्भ में हम कि इसे आगे बात करते हैं हम। आप एक याद रखें, हेलेंसिकी बस न्यूयॉर्क, और भारत का स्थान, अगर भारत का कोई शहर पूछा जाए तो वो दिल्ली याद रखें, जो 180 स्थान पे है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 के संदर्भ में। यूपीपीसीएस वाले यहाँ से क्वेश्चन खासकर पूछते हैं। आप देखेंगे ये काम स्वीडन की संसद द्वारा 1966 से स्थापित है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, सिप्री जिसे बोलते हैं, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च आई जो है इंस्टीट्यूट संघर्ष, सशक्तिकरण, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के संदर्भ में अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। वर्ष 1950 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित हुए प्रमुख शस्त्रों की मात्रा, वॉल्यूम, प्रकार, टाइप के संदर्भ में प्रमाणिक और विश्वसनीय सिलसिलेवार डाटा उपलब्ध कराता है। तो सिप्री का देखेंगे ये डेटाबेस का उद्देश्य है। इसमें देख सकते हैं इसके कुछ फैक्ट हैं। तो सिप्री द्वारा विश्व के पारंपरिक आयुषों के हस्तांतरण की स्थिति को नवीनतम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 देखेंगे। ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफार्मर, ठीक, 2019 शीर्षक जारी किया गया है। आप शीर्षक के संबंध में देखेंगे आंकड़ों के, तो वित्तीय मूल्य की बजाय शस्त्रीय अंतरणों जो है डिलीवरीज ऑफ आर्म की मात्रा को दर्शाते हैं। आप देखेंगे इसका सब छोड़ दीजिए, कुछ मतलब नहीं है। आप सिर्फ ये देखें निर्यातक और आयातक थी देशों की श्रेणी देख लेते हैं, बाकी इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे शस्त्र निर्यातक में देखेंगे आप क्या, ये क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें। आप देखेंगे जो 10 से 14 की तुलना में 2015-19 के बीच में 5.5% जो है शस्त्र निर्यात ज्यादा हुए हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी आप निर्यातक में जो है आप देख सकते हैं कि विश्व के शीर्ष 5 निर्यातक देश हैं। तो देखेंगे निर्यात में पहला नाम है अमेरिका का, दूसरा नाम रूस का। तो आप देखेंगे, आप डिसेंडिंग ऑर्डर लगाते जाइए, अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी। तो देखेंगे अमेरिका है, फिर रूस है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है, फिर चीन का नाम आएगा। आगे बात करें अगर हम आयातक के देशों में, उक्त शस्त्र आपूर्तिकर्ता जो है देश संयुक्त रूप से बस 2015 और 19 के बीच में जो है इन्होंने 76% जो है निर्यात के लिए उत्तरदायी हैं। आगे देखेंगे इसमें आयातक देशों के संदर्भ में, तो आप देखेंगे इसमें स्थान आप सऊदी अरब पहले स्थान पर पहुंच गया है। पहले भारत होता था, अब सऊदी अरब चला गया है। दूसरा नाम आएगा भारत का, तीसरा नाम मिस्र का आएगा, देखेंगे तो। और चौथा नाम आएगा ऑस्ट्रेलिया का, और पांचवा नाम देखेंगे, पांच निर्यातक में भी पांचवा चीन है, और आयातक में भी पांचवा चीन है। आप याद रखें, चीन है तो याद रखें। उक्त जो शीर्ष 5 शस्त्र आयातकों का विश्व के कुल शस्त्र आयात में योगदान जो है 36% है। आप देखेंगे 2010 से 14 की मूल्य की वर्ष में 15-19 में सर्वाधिक प्रतिशत जो है मिस्र आयात करता है। आप देख सकते हैं मिस्र में आयात किया है। और 15-19 की अवधि में भारत मुख्य शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। आप देख सकते हैं भारत प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था। आगे बात करें इस अवधि में भारत द्वारा शस्त्र आयात वैश्विक शस्त्र निर्यातों आयातों का जो है 9.2% है। हम बात करें आगे 10 से 14 एवं 15-16 के मध्य भारत शस्त्र द्वारा आयातों में 32% की कमी दर्ज की गई है। 15-19 की अवधि में भारत को शस्त्रों के पूर्व आपूर्तिकर्ता देश देखेंगे। भारत के संदर्भ में देखेंगे कि तीसरा आंकड़ा आप याद रखें, भारत जो है 15-19 के मध्य जो है
कमी हो गई है। 32% जो आयात इन्होंने कम कर दिए हैं 15 से 19 के बीच में। आप देखेंगे जो 15 से 19 की अवधि में भारत को शस्त्रों की प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश हैं, तो रूस जो भारत के कुल आयात में अभी 56% अभी भी है। दूसरा काम आएगा इजराइल का, तीसरा नाम आता है फ्रांस का। याद रखें, ये आंकड़ा पूछा जा चुका है। तो रूस, इजराइल और फ्रांस। और आप देखेंगे 15 से 19 के अवधि में भारत, रूस और इजराइल जो है शीर्ष ग्राहक रहा है। आप देखेंगे इस संदर्भ में भी इस शस्त्रों में 25% निर्यात भारत को किया गया है रूस द्वारा। रूस का जो टोटल शस्त्र निर्यात है उसमें 25% भारत ने स्वयं जो है भारत को निर्यात कर दिया है। इसी प्रकार इजराइल ने भी जो है 45% अपने शस्त्रों का निर्यात भारत को किया है। आप देखेंगे विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान 23वां है। ठीक है, निर्यात शस्त्र भारत के प्रमुख शस्त्र निर्यातक सूची में आप देख सकते हैं इसका स्थान पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना कम है। इस अवधि में भारत द्वारा शस्त्र निर्यात वैश्विक शस्त्र निर्यातों का 0.2% है। भारत के शस्त्रों की शीर्ष 3 ग्राहक देख सकते हैं, तो आप देखेंगे पहला नाम है म्यांमार, दूसरा नाम है श्रीलंका और तीसरा नाम है मॉरिशस। आप देख सकते हैं कि म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस के संदर्भ में देखेंगे भारत के शस्त्र निर्यात अगर भारत ने किसी देशों को किया है तो अपने पड़ोसी देश म्यांमार, दूसरा श्रीलंका, तीसरा मॉरिशस। जो बात कर सकते हैं भारत हिंद महासागर के संदर्भ में आयोग, तो पर्यवेक्षक का दर्जा भारत को मिला है। तो देखेंगे हिंद महासागर के एक अंतर सरकारी जो संगठन है, ये याद रखने का इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ये। आगे देखेंगे जो हिंद महासागर आयोग के 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं मॉरिशस। ठीक, हिंद महासागर आयोग के 5 पूर्णकालिक सदस्यों के नाम पूछा जा सकता है कभी भी, आपसे याद रखें। तो पहला नाम है मॉरिशस, दूसरा नाम है सेशल्स, तीसरा नाम है रियूनियन। ठीक है, रियूनियन इसलिए कि फ्रांस का समुद्र पारी क्षेत्र है और काम जो है कोमोरस है और मेडागास्कर है। ये हिंद महासागर के सभी लगभग क्या हैं, द्वीपीय देश हैं। हिंद महासागर आयोग की स्थापना 1982 में पोर्ट लुई है। पोर्ट लुई मतलब मॉरिशस की राजधानी है और मॉरिशस में हुई थी। और 1984 में देखेंगे सेशल्स में हुए विक्टोरिया समझौता हुआ है। आप विक्टोरिया एग्रीमेंट ऑफ जनरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो हिंद महासागर आयोग से संबंधित है, आपसे पूछा जाए। और यह अफ्रीका का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो केवल द्वीपीय राष्ट्रों को निर्मित है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रों के बीच राजनयिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना है। आगे हम बात करें अगर स्मरणीय तथ्य में, तो देखेंगे 6 मार्च 2020 को सेशल्स में आयोजित हिंद महासागर आयोग इंडियन ओशन कमीशन IOC की मंत्रिपरिषद की 34वीं बैठक भारत को आयोग में है ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। आप देखेंगे भारत के अतिरिक्त जापान एवं संयुक्त राष्ट्र को भी आयोग ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। जापान है और यूनाइटेड नेशंस को इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। आगे बात करें तो 2020 में भारत, जापान, संयुक्त राष्ट्र को इस आयोग के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त होने के बाद अब पर्यवेक्षक सदस्यों की कुल संख्या जो है 7 हो गई है। ये अन्य 4 पर्यवेक्षक हैं चीन, यूरोपीय संघ, OIF और माल्टा। याद रखिएगा इसे। तो ये आम नाम आते हैं। UN है ही, यूरोपीय संघ ऑलरेडी है और OIF भी है, माल्टा ऑलरेडी है, चीन है ही और जापान है ही भारत के अलावा। तो 7 देश हो गए। और आप देखेंगे पर्यवेक्षक आयोग की कुल बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। साझा हितों पर दीर्घकालीन वार्ता विषय पर शामिल होते हैं। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के विस्तार की योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया जाना देश के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बात करें, पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हो जाने के बाद भारत पश्चिम हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों के साथ सामूहिक आदान प्रदान करने में शामिल हो सकेगा। साथ ही अपने मित्र, आप देख सकते हैं कि क्या मित्र देश फ्रांस के संबंधों पर प्रगाढ़ कर सकेगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसके कदम से सागर एक परियोजना है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। सागर नीति के लिए महत्वपूर्ण जो सभी के लिए सुरक्षा और विकास से संबंधित है। ये क्वेश्चन कभी भी आपसे UPSC पूछेगी, जब भी पूछेगी, यूपी भी पूछ सकता है, लेकिन UPSC की तरफ इसका डायरेक्शन अच्छा है, पूछा जा सकता है।
आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात, तो आप देखेंगे बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के संदर्भ में व्यापारिक संघ है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर देश भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों के समर्थन हेतु कार्यरत है। संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2012 जारी किया गया है। ये 2012 वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है और इस बार 20 का तो 8वां होगा, देख सकते हैं। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 का 8वां संस्करण जारी किया है। आप देखेंगे 2020 के जो सूचकांक में विश्व के 53 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद ग्लोबल GDP का लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करता है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 53 देशों में बौद्धिक संपदा संरचना का मूल्यांकन किया गया है। यह तब है वर्ष 2020 के जो संस्करण में 5 नए संकेतकों को जोड़ा गया है। इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप याद रखें बौद्धिक संपदा है वो 40 साल, याद रखें कि जो बौद्धिक संपदा की बात है उसमें भारत का स्थान 40वां है। कुल देश है 53 जिसमें बौद्धिक संपदा में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बात करें देख सकते हैं तो 5 शीर्ष देशों में आप देख सकते हैं अमेरिका खुद पहले स्थान पे है और दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, और यही दो याद रखें, बाकी आप जाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे आखिरी स्थान पर है वेनेजुला जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का राज्य स्टेट वो है, देश है। और वेनेजुला आप देखेंगे प्राकृतिक ऑयल और नेचुरल भरपूर संसाधन है। आगे बताएंगे भारत के अन्य ब्रिक्स देशों में चीन 28 में, रूस 31 में, ब्राजील 34 में, दक्षिण अफ्रीका 42 में। तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अब दक्षिणी अफ्रीका से भारत का स्थान ऊपर है क्योंकि भारत का स्थान 40वां है। इस सूचकांक में भारत के अतिरिक्त शामिल एक अन्य दक्षिणी एशियाई देश शामिल है पाकिस्तान, जिसे आप देखेंगे 51वां स्थान प्राप्त हो गया है 51, तो आप देख सकते हैं, और 40वां स्थान है भारत का। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन की बात होगी जो 16 से 18 जुलाई 2019 में मध्य अमेरिकी की जो है वाशिंगटन में धार्मिक स्वतंत्रता को बनाने की दूसरी मंत्र स्तरीय बैठक सेकेंड मिनिस्ट्रियल टू एडवांस रिलीजियस फ्रीडम का आयोजन किया गया है। इस बैठक के दौरान जो 18 जुलाई 2019 को अमेरिका के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन की घोषणा की है। आगे बात करें तो देख सकते हैं स्मरणीय तथ्य के रूप में 5 फरवरी 2020 को माइक पोम्पियो ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस का जो है लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन में अमेरिका सहित 27 संस्थापक सदस्य देश शामिल हैं। ठीक, बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। आगे इसमें कुछ खास चीज नहीं लग रही है। और धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन का उद्देश्य है अमेरिका की विदेश नीति के मूल्य उद्देश्य के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, विश्व भर में धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव की निगरानी करना। आपको पता है धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन है तो उससे रिलेटेड जो भी आएगा आप लगा देंगे, सब जो है एंड के एंड प्रकरण सब सही हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बात करें भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 के 20 के संदर्भ में, तो 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI जो करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स जारी किया गया है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों और क्षेत्रों को वहां के व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। आप देखेंगे स्मरणीय तथ्य में, तो आप देखेंगे 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 जारी किया गया है। 25वां संस्करण है और 13 विभिन्न सर्वेक्षणों के विशेषज्ञ मूल्यांकनों को 180 देशों में शामिल किया गया है और आप रैंकिंग प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं कि सबसे कम इसमें देखेंगे 0 से 100 तक के अंकों को इसमें पैमाना माना गया है। 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट, याद रखना, जिसे 0 मिला है वो सर्वाधिक हाईली करप्टेड है। और देखेंगे 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार, वेरी क्लीन। तो आप देखेंगे तो सूचकांक में डेनमार्क,
ठीक, डेनमार्क जो है पहले स्थान पर सीधे आते हैं, आपको आप सीधे इंडेक्स में दिखा देते हैं। तो देखिए डेनमार्क पहले स्थान पे है। आप देखेंगे किसी को जो 100 नहीं मिला है तो क्लीन पूरी तरह कोई नहीं है, ध्यान रखना होगा, लेकिन फिर भी डेनमार्क पहले स्थान पे है। न्यूजीलैंड पहले, तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड को क्रमशः पहले स्थान पे प्रावधान रखा है, इन दोनों को एक ही स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बात करें दूसरे स्थान, तो यहाँ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है फिनलैंड को, ठीक है। तो आप देखेंगे किसी एक आधार पर न्यूजीलैंड को जो है पहला अंक होते हुए भी दूसरे स्थान पर स्थान मिला है। तो कोई एक ऐसा जो संगठक होता है या क्षेत्र होगा जहां न्यूजीलैंड नीचे चला गया होगा, क्योंकि दोनों का करप्शन सूचकांक देखेंगे तो 87 ही है, ठीक। आगे बात करेंगे, फिनलैंड का मतलब है 3, बाकी आप छोड़ दीजिए। आप डेनमार्क न्यूजीलैंड याद रखें। अब बात करें 180 देशों की देश सूची में, तो सोमालिया, हार्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं आप देखेंगे, सोमालिया, दक्षिणी अफ्रीका और अब सीरिया नहीं आता है, फिर भी जो उसका देश शामिल है सीरिया और यमन। आप देखेंगे, आप जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के लगभग आपको देश मिलेंगे, लेकिन उससे लगे आप देख सकते हैं सीरिया तीसरे स्थान पे। आप 2 याद रखें, सूडान और दक्षिणी सूडान, बस सोमालिया और दक्षिणी सूडान। अब भारत की बात करेंगे, अब देखेंगे इसमें भारत का स्थान जो है क्या हुआ, भ्रष्टाचार जो है भारत में देखोगे तो 80 स्थान पर है। तो आप याद रखिएगा, भारत में भ्रष्टाचार करप्शन इंडेक्स में आप देख, आपको याद करने के क्रम में बता रहे हैं, बाकी आप मत जोड़िएगा। हम बताते हैं कि भारत में जो पॉलिटिकल लीडर हैं अपने, वो क्या होते हैं, सब लगभग क्या सीनियर सिटीजन स्टाइल में होते हैं। वो लगभग, हालांकि अब तो 70 के बाद उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है या गवर्नर बना दिया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 80वें स्थान पर भारत का स्थान, मतलब जो पॉलिटिकल है भारत में करप्शन अगर सबसे ज़्यादा देखोगे इंडेक्स में, तो पहला स्थान जुडिशरी का आएगा, फिर दूसरा स्थान आप देखेंगे अन्य स्थानों का आता है। आप अगर पॉलिटिकल के रूप में, क्योंकि सीनियर हैं, सबसे ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, तो 80 साल की उम्र में देखेंगे वो करप्शन करते हैं। ये याद करने के क्रम में है, इसका बाकी किसी व्यक्ति, पार्टी और किसी से कोई विशेष लेना देना नहीं है। आगे बात कर सकते हैं हम, तो भारत के साथ बेनिन, चीन, घाना, मोरक्को को भी जो है स्थान 80 स्थान पर प्राप्त है। अब भारत का साथ कौन निभा रहा है, तो बेनिन, चीन, घाना और मोरक्को, ठीक। ये देख सकते हैं, बेनिन है, चीन है, घाना है, मोरक्को है, जो 80 स्थान पे हैं। अब बात करें 2018 के सूचकांक में, भारत 180 देशों की सूची पे, ठीक, 18 जो है 78 स्थान पे था। 19 में रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है, तो देख सकते हैं अब पहुंच गया है 2 स्थान नीचे, 80 स्थान पे पहुंच गया है। अगर पड़ोसी देशों के संदर्भ में देखेंगे तो चीन भारत के साथ ही है। आगे बात करेंगे, श्रीलंका 93 स्थान पे है, पाकिस्तान 120 स्थान पे है और नेपाल 113 स्थान पे है, बांग्लादेश 146 स्थान पे है। अफगानिस्तान तो सबसे क्या है, दुखी भी है, आप देखेंगे लगभग 173वें स्थान पे है। तो पसंद तो पहले ही नहीं था, अब करप्शन भी ज़्यादा है। आपको पता है अफगानिस्तान की जो इन्फ्लेशन है उसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ इन्फ्लेशन है, जैसे अफगानिस्तान है, जिम्बाब्वे हुई, या आप देखेंगे वेनेजुला में जो भी आप इन्फ्लेशन देखते हैं, यहाँ लोग क्या होता है झोले में नोट भर के ले जाते हैं तब उनको सामान मिलता है। तो वहाँ की सरकार ने बहुत सारी करेंसी छाप रखी है, जिसके कारण वहाँ इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से फैला है। आगे बात करें, ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में भारत एवं चीन के अतिरिक्त दक्षिणी अफ्रीका 17वें स्थान पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं भारत एवं चीन के अतिरिक्त दक्षिणी अफ्रीका भी 17वें स्थान पे है, आप देख सकते हैं स्कोर के संदर्भ में। आगे हम बात करें, ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट है 2019 के संदर्भ में, तो ग्लोबल गो टू थिंक टैंक्स इंडेक्स रिपोर्ट है, ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट से पेनिनसुला विश्वविद्यालय के एक गैर लाभकारी कार्यक्रम थिंक टैंक और सिविल सोसाइटी कार्यक्रम थिंक जो है थिंक थैंक एंड सिविल सोसाइटी प्रोग्राम के तहत जारी किया जाता है। सर्वप्रथम रिपोर्ट वर्ष 2006 में जारी की गई थी। आप देखेंगे
तो ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट ग्लोबल किसने जारी किया है? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक गैर लाभकारी संगठन है, नाम है थिंक टैंक, और थिंक टैंक और सिविल सोसाइटी कार्यक्रम जो है जारी किया गया है। रिपोर्ट सबसे पहले 2006 में जारी की गई थी। हम बात करें अब आगे, तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2019 जारी कर दी है, और देखेंगे 14वां संस्करण है। आप इसमें देखेंगे 175 देश हैं, और देखेंगे इसमें शामिल है विश्व के सबसे अधिक थिंक टैंक अमेरिका की जो है संख्या इसमें। तो देखेंगे भारत की जो है 509 इसको थिंक टैंक थे जिन्हें इसमें शामिल किया गया था। तो आप देखेंगे शीर्ष 10 थिंक टैंक कौन से हैं, आप याद रखिए, जो कार्नेगी एंडाउमेंट एंड इंटरनेशनल पीस की बात हो रही है। आगे बात करें तो देखेंगे भारतीय पर्यवेक्षण में सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाला संस्थान ब्रुकिंग्स संस्थान है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशंस के लिए समग्र रूप से 23वां स्थान प्राप्त है। आप देखेंगे भारत को इस संदर्भ में, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई खास स्थान नहीं है। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन, ठीक, इसमें देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसमें और कुछ है। भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस को 41वां स्थान है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के संदर्भ में 110वां स्थान प्राप्त है। आगे बात करें द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी को 111वां स्थान प्राप्त है। आगे बात करें अगर हम, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 के संदर्भ में, तो देखेंगे 2020 को ब्रिटेन की संख्या द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के संदर्भ में, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो है क्या होगा, डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी किया गया है। अतः संस्करण इस सूचकांक का 12वां संस्करण है। इस सूचकांक में दुनिया विश्व भर में 165 स्वतंत्र देश, 2 क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस सूचकांक में शामिल देशों को 4 श्रेणियों यथापूर्ण लोकतंत्र, फुल डेमोक्रेसी, त्रुटिपूर्ण देखेंगे फॉलआउट डेमोक्रेसी है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है, छद्म लोकतंत्र हाइब्रिड जिसे बोलेंगे, तो छद्म शासन पद्धति है। आगे बात करें सत्ताधारी प्रणाली, इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। हम आगे लोकतंत्र सूचकांक में देखेंगे भारत का स्थान और विश्व में, तो आप इसमें आप देख सकते हैं। बाकी आप चुनाव प्रक्रिया, बहुलवाद, सरकार की कार्य पद्धति, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता, इन जैसे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। इसका मेन लक्ष्य ये है, आप देखेंगे इस सूचकांक में शामिल 167 देशों में स्कोर में जो है 7, भारत का स्थान कितना है 51 नंबर पर। लोकतंत्र में कितना स्थान था, हमने आपको एक सारणी बताई थी जिसमें आप देखेंगे 51 स्थान पर जो है। आगे देखेंगे तो इसमें पहले 2018 के सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे था। आगे भी हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे भारत को इस सूचकांक के 4 श्रेणियों में त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की बात न रखा गया है। इस सूचकांक में प्रथम 5 स्थानों में क्रमशः नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड, फिनलैंड है। आगे बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका और को जो है 7.96 स्कोर के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र श्रेणी में रखा जाता है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 108 में, अफगानिस्तान को 141 में, नेपाल को 92। ठीक, आप देखेंगे पड़ोसी देशों के संदर्भ में तो सभी देशों से लगभग ऊपर है, क्योंकि लोकतंत्र की बात है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके बाद भी भारत का स्थान 51 है, आप देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं अंतिम 5 की बात करें तो उत्तर कोरिया, क्योंकि यहाँ का तानाशाह है। आगे बात करें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है दूसरे नंबर पे। बाकी आप छोड़ दीजिए। आपको प्रथम स्थिति और बता देते हैं, तो नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, दूसरा आइसलैंड स्थान पे है। ठीक है, बस 2 याद रखिए। भारत का स्थान आपको बता ही दिया है। ठीक है, 51वें स्थान पे 51 पे है। और आप देखेंगे सबसे अंतिम में है उत्तर कोरिया। एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रों में भारत की रैंक 8वीं थी। लोकतंत्र सूचकांक पहली बार 2006 में जारी किया गया। अब बात करेंगे हम तो वैश्विक देखेंगे सामाजिक गतिशीलता 2020 के संदर्भ में, तो आप विश्व आर्थिक मंच
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य विश्व में सामाजिक गतिशीलता के मार्गों की वर्तमान स्थिति का आकलन उपलब्ध कराना। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट के अंतर्गत है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक एक ऐसे उपकरण जो नीति निर्माताओं को सामाजिक गतिशीलता में सुधार लाने, क्षेत्रों की पहचान, समस्त नागरिकों हेतु समान अवसरों को प्रोत्साहन देने में समर्थ बताता है। आप आगे बात करें तो देखेंगे विश्व आर्थिक मंच को 2020 में दावोस, याद रखिएगा बैठक यहीं होती है स्विट्जरलैंड में, और 50वीं थी। भारत वैश्विक सामाजिक इसके दौरान गतिशीलता सूचकांक जारी किए गए हैं। पहली बार इस सूचकांक को जारी किया गया है, आप ध्यान रखना। आगे बात करें इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व के 82 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है, 5 आयामों को इसमें शामिल किया गया है। पहला है स्वास्थ्य है, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है प्रौद्योगिकी और कार्य सुरक्षा की बात हो रही है। आगे देखेंगे वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 के तहत 82 देशों में सामाजिक गतिशीलता का सापेक्षिक अध्ययन उनकी रैंकिंग तैयार करता है। आप देखेंगे डेनमार्क के संदर्भ में पहला स्थान है। आगे तो आप देखेंगे वैश्विक सामाजिक गतिशीलता जो मोबिलिटी है उसमें डेनमार्क ज़्यादा है। आगे देखेंगे दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, बाकी आप छोड़ देंगे। आप आगे देख सकते हैं आखिरी स्थान में आइवरी कोस्ट है, सबसे रैंक में देखेंगे 82वें रैंक पे है। और भारत की स्थिति अगर देखना है तो भारत की स्थिति आप देखेंगे रैंक 76 है, आप याद रखिएगा। ठीक, भारत की रैंक है 76 वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, और ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। आगे हम बात करें भारतीय भेषज संहिता को अफगानिस्तान की मान्यता प्राप्त है। आप देखेंगे औषधि उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय भेषज संहिता आयोग द्वारा विधायी और वैधानिक मानकों को भारतीय भेषज संहिता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। आगे बात करें तो देखेंगे ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 की द्वितीय अनुसूची के तहत जो है भारतीय भेषज संहिता को भारत में बिक्री एवं वितरण हेतु आयातित निर्मित औषधियों हेतु मानकों और अधिकाधिक पुस्तक को जारी करता है। आप आगे बात करें स्मरणीय तथ्य के रूप में तो 2019 में इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधि एवं स्वास्थ्य उत्पाद नियामक के संदर्भ में है। आपको इसमें से एक चीज बता दें, बाकी तो फालतू चीज है सब। भारतीय भेषज संहिता आईपी है, इंडियन जो है फर्मा जो है कॉपी का देखेंगे को मान्यता प्रदान करता है। आगे बात करें अफगानिस्तान भारतीय भेषज संहिता को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, इसमें पूछा जा सकता है, बस यही आप छोड़ दीजिए। और आप देखेंगे अगर आप आईपीसी में देखेंगे तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वतंत्र निकाय है। आप देखेंगे क्या भारतीय भेषज संहिता आयोग, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी बनाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे जो है इसका मूल कार्य नियमित रूप से इन क्षेत्रों में प्रचलित लोगों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की मानकों का अध्ययन करता है। भारत की राष्ट्रीय फार्माकोलॉजी प्रकाशित कर जेनेरिक दवाइयों के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है। आप आगे बात करें एक स्वतंत्र निकाय के रूप में 1 जनवरी 2019 को 9 को पूर्णतः प्रचारित हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात देखेंगे तो एससीओ के 8 आचारों में है। हाल में संघाई सहयोग संगठन एससीओ देखेंगे, ठीक है, अपने भारत के गुजरात राज्य में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो एससीओ के 8 आचारों में जो है, एससीओ का मतलब है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, भारत इसका सदस्य है। आप देखेंगे घोषणा में की गई है भारत यात्रा पर आए एससीओ के महासचिव, ठीक, एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने इसकी सूचना विदेश मंत्री एस जयशंकर को दी, तो इसे एससीओ के तहत 8वां युवा माना गया है, इसलिए हम इसे को इम्पोर्टेंस मान के चलेंगे। आगे देख सकते हैं स्मरणीय तत्व में तो 182 मीटर ऊंची है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आगे देखेंगे भारत में प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री
आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, बाकी आगे बताने की जरूरत नहीं है। 18 में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री सरदार पटेल की 143वीं जयंती थी 18 में। इसके स्मारक का अनावरण किया गया है। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है जिसे गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के विंध्याचल, ठीक है, आप याद रखें कि गुजरात राज्य के जो नर्मदा जिला है, आप याद रखें कि गुजरात में कहाँ विंध्याचल होगी, सतपुड़ा। तो आप देखेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित ये क्या है, साधु बेट द्वीप है गुजरात में जो है। आप देखेंगे इसलिए आप साधु बेट है निर्मित किया गया है, साधु बेट द्वीप पूछा जा सकता है। तो गुजरात के नर्मदा नदी में विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है, नर्मदा नदी पे है, वहीं पे ये निर्मित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी ज्योग्राफी के संदर्भ में। आगे देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है। प्रख्यात मूर्तिकार रामबी सुतारू ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। आप देखेंगे एससीओ के 8 आचरणों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को क्या है शामिल किए जाने से इसके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आगे देख सकते हैं तो एससीओ के 8 आचरणों में निम्नलिखित हैं। पहला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है और आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप आप जो है टैंगेरी कजाकिस्तान में है। आपको ये नाम याद होने चाहिए कि ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें देखेंगे डैमिंग इंपीरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स की बात है तो चीन में है। लेक इसिक्लुकुल है, टीचर द्वारा ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लेक इसिक्लुकुल जो है किर्गिस्तान में है। और देखेंगे ग्रेट मुगल हेरिटेज एट लाहौर पाकिस्तान में है। आगे देखें हम गोल्डन रिंग सिटीज रूस में है। गोल्डन रिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सिटीज के संदर्भ में है, ध्यान रखें। नौरोज पैलेस तजाकिस्तान और पोई क्वेलोन कॉम्प्लेक्स उज्बेकिस्तान। तो आप देख सकते हैं इन 8 आचरणों में क्या है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत, आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ टैंगेरी कजाकिस्तान, डैमिंग इंपीरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और लेक इसिक्लुकुल किर्गिस्तान है। लेक जो है ग्रेट मुगल हेरिटेज पाकिस्तान का है। और गोल्डन रिंग सिटी आप देखेंगे क्या है, रूस का है। नौरोज पैलेस तजाकिस्तान का है। और देखेंगे नौरोज त्योहार पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखना। बर्बर ने इसे क्या किया था, दोबारा स्टार्ट किया था। कोई कैलोन कॉम्प्लेक्स उज्बेकिस्तान में है। आगे बात करें देखेंगे बोगनविले की स्वतंत्रता के लिए जन्म संग्रह हुआ है। तो बोगनविले देख सकते हैं। बोगनविले पापुआ न्यू गिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र है। बोगनविले की खोज आप देखेंगे क्या हुई थी, 1768 ईस्वी में फ्रांसीसी खोजकर्ता थे जो है फ्रांसीस के थे। तो खोजकर्ता का नाम है लुइस एंटोइन डी बोगनविले ने की थी, उन्हीं के नाम पे इनका देश का नाम पड़ा। जिनके नाम पर ही इस क्षेत्र का नामकरण बोगनविले कर दिया गया। क्षेत्र में पापुआ न्यू गिनी की सरकार तथा बोगनविले की प्रतिनिधियों के मध्य एक समझौता होता है। पापुआ न्यू गिनी की एक प्रांत के रूप में बोगनविले की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्से में जाएंगे तो आपको एक पापुआ न्यू गिनी दिखेगा। पापुआ न्यू गिनी के साथ आपको बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप दिखेंगे, जहाँ अधिकतर क्या है जो रियूनियंस हैं, जो क्या है जो द्वीप को क्या है अधिकतर कब्जा है, या तो अमेरिका के संदर्भ में है या फिर अन्य कंट्रीज के संदर्भ में। आप देख सकते हैं वहीं से ये लोग क्या होते हैं अपने जो परीक्षण करते हैं, जो वहाँ की पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आगे बात करें 23 नवंबर से 7 दिसंबर 2019 के मध्य बोगनविले में जन्म संग्रह कराया जाता है। जन्म संग्रह में देखेंगे बोगनविले को पूर्ण स्वतंत्रता पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के संदर्भ में कराया गया था। 11 सितंबर 2019 को बोगनविले जन्म संग्रह आयोग जन्म संग्रह के परिणाम घोषित किए गए। ठीक है, आप देखेंगे इसमें जन्म संग्रह बोगनविले को स्वतंत्रता के लिए जन्म संग्रह हुआ। आप देखेंगे जिनमें से पूर्ण स्वतंत्रता के विकल्प को चुना है, तो आप देखेंगे लगभग सभी लोग अलग होना चाहते हैं।
बाकी स्वायत्तता के पक्ष में है। आगे देखेंगे, हालांकि ये जनमत संग्रह गैर बाध्यकारी है, ये पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के संदर्भ में अंतिम निर्णय पापुआ न्यूगिनी की राष्ट्रीय संसद के द्वारा मतदान द्वारा लिया जाएगा। पापुआ न्यूगिनी सरकार स्वायत्त दोनों के लिए सरकार के बीच समझौता के बाद होगा। अब देखें अगर हम बात वैश्विक राजनयिक सूचकांक, तो 61 देशों की सूची में G20, ओकेड तथा एशियाई देश क्षेत्र शामिल हैं। दूसरा देशों के आप देख सकते हैं इसमें राजनयिक सूचकांक का प्रथम संस्करण मार्च 2016 में जारी किया गया है। स्मरणीय तथ्य में देखेंगे वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है, जो है सद रिपोर्ट द्वारा सूचकांक का तीसरा संस्करण है, जिसमें लिथुआनिया को पहली बार शामिल किया गया है। चीन ने वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 GDPI डिप्लोमेसी इंडेक्स 2000 अमेरिका को पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजनयिक सूचकांक में आप देखेंगे जो है चाइना प्रथम स्थान पे पहुंच गया है, आप याद रखें इसे। दूसरे स्थान पे इसे लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, याद रखें। आगे बात करें, चीन ने अमेरिका को पछाड़ते हुए विश्व के राजनयिक केंद्रों की स्थापना की है, ठीक है। वर्ष 19 में चीन 276 दूतावास बाढ़, इन्होंने क्या किया, चीन ने बहुत सारे देशों में अपने जो है एम्बेसडर, वाणिज्यिक दूतावास, बहुत सारे स्थायी मिशन राजनयिक केंद्रों में शामिल हैं विश्व में। आप देखेंगे इस सूचकांक में तीसरा, चौथा, पांचवा क्रमशः स्थान आप इसे छोड़ सकते हैं। इस सूचकांक में भारत का स्थान 12वां है। आगे बात करें 2019 में विश्व के देखेंगे प्रमुख देशों में भारत के कुल दूतावास और उच्चायोग जो है 44 दूतावास स्थित हैं। वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में G20 देशों की भारत में रैंक 11वीं है और एशियाई देशों में तीसरी है। आप देख सकते हैं G20 में 11वीं, एशियाई देशों में तीसरी है इसमें राजनयिक सूचकांक में। आगे बात करें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये भी पूछ सकता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा, ठीक है, जारी किया जाता है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2009-19 के संदर्भ में देख सकते हैं, इसका मुख्य विषय है तो आतंकवाद का प्रभाव का मापन, मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। वर्ष 2019 की रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI को 7वां संस्करण रिपोर्ट में जारी किया गया है, उसकी कार्य पद्धति को साग्रहित करता है। इस सूचकांक में विश्व के 163 देशों को आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन करने का विश्लेषण है, जो 99.7% की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे हम बात करें देखेंगे पिछले 18 में आतंकवादी संगठनों के कारण जो है इतनी मृत्यु हुई थी, आप इसे छोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अफगानिस्तान पहले स्थान पे है, इस स्थान पे आतंकवाद की सूची में, और भारत इसमें देखिए भारत का स्थान है 7वां, तो आतंकवादी 7वें नंबर पर भारत का नाम है। और इससे पहले आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, ठीक, ये सभी देश हैं जो आतंकवाद से खुद प्रभावित हैं। भारत 7वें नंबर पे है। आगे बात करें अफगानिस्तान इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे रहा है, बाकी हम सूची बता चुके हैं, भारत का स्थान बता चुके हैं, आप इसे छोड़ सकते हैं। जो मध्य दक्षिण एशिया आतंकवाद में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, बस याद रखें अगर ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाए। बाकी मौतें की दृष्टि से भारत 9वें स्थान पे है, बाकी आप छोड़ दीजिए, क्या पढ़ोगे। यूएई की व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र घोषित है, तो आप देखेंगे व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र से ऐसे विदेशी राष्ट्र या राज्य क्षेत्रों से जिनके वरिष्ठ न्यायालयों जो है आप द्वारा दिए गए निर्णयों को भारत के किसी जिला न्यायालय में मात्र उसके निर्णय की प्रमाणिकता प्रतिलिपि देकर कार्यान्वित कराया जा सकता है, अर्थात भारत में उक्त वरिष्ठ विदेशी न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय उसी प्रकार लागू हो सकेंगे जैसे कि संबंधित विदेशी क्षेत्र या देश में लागू किए जा सकते हैं। व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र का दर्जा भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, आप देखेंगे जो क्या है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की धारा के अंतर्गत जो है क्या किया गया है, 44 के अंदर भारत सरकार की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके व्यक्त किया गया है, इसे आप देख सकते हैं।
आप देखेंगे स्मरणीय तथ्य के रूप में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी विशेष सूचना के अनुसार यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात की व्यक्तिगत राज्य क्षेत्र और पारस्परिक राज्य क्षेत्र पर घोषित किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में दी गई सूचना के अनुसार यूएई की निम्नलिखित न्यायालय उस राज्य क्षेत्र में वरिष्ठ न्यायालय जो है कोर्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं फेडरल न्यायालय के संदर्भ में देखें तो आप देख सकते हैं इसे फेडरल न्यायालय क्या करेगा, फेडरल सुप्रीम कोर्ट की बात होगी। अबू धाबी अमीरात, शाहजहां और आमजन और उमल कुवैत कुबेरा के फेडरल कोर्ट में न्यायालय होगा। आप इसे छोड़ दीजिए। बाकी है क्या कि ये बेतकारी राज्य क्षेत्र शोधित है तो बस ये बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। आगे बात करें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो सूचकांक है 2020 देख सकते हैं। जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है इसके अंतर्गत देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु परिकल्पित एक उपकरण है। सूचकांक का उद्देश्य जलवायु संरक्षण और महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने में असफल देशों का राजनयिक एवं सामाजिक दबाव डालना है, साथ ही उन देशों को रेखांकित करना जिनकी जलवायु संरक्षण में सबसे अच्छा काम किया गया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन बाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा किया जाता है। ये पहली बार 2005 में जारी किया गया है। आगे कहते हैं दिसंबर 2019 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 जो मैड्रिड स्पेन में संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन को 25 में जारी किया गया है। आगे बात करें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में तो आप देखेंगे 14 संकेतकों पर देश के समग्र जारी किया गया है। उल्लेखनीय है को 25 के अध्यक्ष चिली को पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक शामिल किया जा रहा है। कोई भी देश समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सका है, इसलिए एक बार फिर समग्र रैंकिंग में पहले स्थान पर रिक्त है। आगे बात करें 2020 के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पे है। आगे बात करें शीर्ष 3 स्थानों पे देख सकते हैं तो आप बात कर सकते हैं इसमें कि इसको जर्मन बाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, पहली बार 2005। और आप देखेंगे जो 2020 मैड्रिड में स्पेन में क्या हुआ था 2020 में जो है ये याद रखें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 मैड्रिड स्पेन में जो है कूप की जो 25वीं बैठक के दौरान जारी किया गया था। आप याद रखें जो 19 में मैड्रिड में हुई थी बैठक COP 25 की जो संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है कोप, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे बोलते हैं 25 का दौरान ये जारी किया गया था। और इस सूचकांक में जो है 4 श्रेणियां हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, नाप की ऊर्जा है, बाकी और भी हैं। अंतर्गत 14 संकेतक हैं और को 25 के अध्यक्ष चिली को पहली बार जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है शामिल किया गया था। आगे देख सकते हैं कि सूचकांक को उत्कृष्ट प्रदर्शन है, कोई भी देश जो है इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सका, इसलिए एक बार फिर समग्र रैंकिंग में जो है पहले 3 स्थान रिक्त किए गए। ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। और ये आगे बात करें जलवायु परिवर्तन सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पे है। शीर्ष 3 स्थान पर रिक्त रखे जाने के कारण स्वीडन सूचकांक में चतुर्थ क्रम पे है। इस सूचकांक ने स्वीडन को, डेनमार्क को 5वां, समग्र रूप से द्वितीय, मोरक्को को 6ठा। तो देख सकते हैं डेनमार्क मोरक्को को 6ठा स्थान प्राप्त है। इस वर्ष के सूचकांक में G20 समूह के केवल 2 देश हैं, यूके और उच्च प्रदर्शन हेतु हाई जो है यूके एवं भारत हैं जो शामिल हैं। पहली बार चिली 11वां स्थान जो शामिल है, छोड़ सकते हैं, इसमें आपको रैंक बता सकते हैं। रैंक देखिए पहले दूसरे 3 स्थान रैंक है। आप जलवायु परिवर्तन पे आप देख सकते हैं अंतिम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं किससे रिलेटेड है। तो सूचकांक में डेनमार्क को 5वां, तो स्वीडन को चतुर्थ स्थान पर रखा गया है, डेनमार्क 5वां। तो आप देख सकते हैं इसे स्वीडन, डेनमार्क और मोरक्को आप देख सकते हैं भारत की स्थिति है रैंक में नमी। बाकी आप देख सकते हैं भारत ने पहली बार शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाया है, बस यही बहुत है इसके लिए। और उल्लेखनीय है
बस 2019 के सूचकांक में भारत को जो है छोड़ दीजिए। अब आगे बात करें इक्वाडोर के संदर्भ में, तो ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है इक्वाडोर ने। ओपेक तेल आयातक देशों का एक संगठन है जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना 1960। ये 5 देश यथाक्रम थे इराक, ईरान, इराक थे, कुवैत था, सऊदी अरब था और वेनेजुला। मध्य बगदाद इराक में एक समझौते के द्वारा क्या हुआ था, मध्य बगदाद में इराक में इसमें समझौता हुआ था ओपेक के लिए। और ओपेक में वर्तमान सदस्यों की संख्या 14 थी। और अभी क्या है, इक्वाडोर को जो है ओपेक से सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है। आज क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये जनवरी 2020 से प्रभावी भी हो गया है। अब देखेंगे इसको लेकर, तो 1 जनवरी 2019 को कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी। आप देख सकते हैं अभी इस तरीके से संख्या 13 रह गई है प्रेजेंट टाइम। इससे पहले 19 में कतर ने छोड़ी थी, 20 में इक्वाडोर ने छोड़ी है, 19 में आप देख सकते हैं। आगे हम मध्य नगरियम जो है थ्रेसिया संत घोषित की गई हैं। भारतीय नन हैं जो कैथोलिक ईसाइयत के संत की उपाधि दिए जाने की प्रक्रिया के अधिक व्यवस्थित एवं समय साध है। यह प्रक्रिया 13वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी, जिसके तत्कालीन पोप ने जो है आधिकारिक स्वरूप जो है प्रदान किया था। इस प्रक्रिया में संतत्व घोषित करने के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया के चरण में काफ़ी लिखा पढ़ी बहस, ठीक है, और जांच होती है। इस प्रक्रिया के तीसरे चौथे चरण के लिए कम से कम एक चमत्कार का उदाहरण आवश्यक होता है, जो कि उस संत द्वारा उसकी समाधि पर की गई प्रार्थना द्वारा किसी असाध्य रोग की ठीक होने के रूप में होता है। आप देखेंगे तो वेटिकन की एक समिति के चमत्कार की ओर जांचकर जब इसकी पुष्टि कर देती है, तो पोप वेटिकन की समारोह में जो है संतत्व कि क्या होगा आधिकारिक घोषणा करते हैं। आगे बात करें स्मरणीय तथ्य में, 13 अक्टूबर 2019 को रोमन कैथोलिक चर्च की पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी स्थित सेंट पीटर्स स्क्वायर्स के आयोजन किया। विशेष प्रार्थना सभा में भारतीय नन मरियम थ्रेसिया देखेंगे 5 व्यक्तियों को संत घोषित किया गया। बस यही याद रखिए, आगे आप इसे छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। आगे हम देखेंगे मरियम थ्रेसिया से साथ ही ब्रिटिश कार्डिनल हेनरी जो है जॉन हेनरी न्यूमैन, स्विस ल्यूमेन। कोई खास है नहीं यार, इस सब में छोड़िए इस, ठीक। मन की बात में आया था प्रधानमंत्री की मरियम थेरिया को क्या है पोप संत के जाने का उल्लेख किया था, पूछा जाए कभी तो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे मरियम थ्रेसिया साइरो मालाबार चर्च जो केरल की है, 4 व्यक्तियों को अब तक संत घोषित किया जा चुका है। 3 अन्य व्यक्ति नाम हैं जिनका नाम है सिस्टर अल्फोंसा, फादर कुरियनकोस चावरा और सिस्टर यूफ्रेसिया। अबू धाबी में विश्व का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय है, ठीक है। आप देखेंगे 5 साल पहले तक शायद बहुत से लोगों ने यूएई की जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व के रूप में कल्पना नहीं की। इस सोच के बदलाव तब आया जब 2017 में यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो है स्वतंत्र मंत्रालय बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अब यह देश अबू धाबी ने विश्व के पहले स्नातक स्तर पर एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आप देखेंगे 16 अक्टूबर 2019 को संयुक्त अरब अमीरात की बात है और विश्व के पहले बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय की अबू धाबी में उद्घाटन किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। यह विश्वविद्यालय का नामकरण अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के रूप में आप देखेंगे ये नाम पर किया गया है, ठीक है। पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो विश्वविद्यालय है जो अबू धाबी में है और यूएई के अबू धाबी में है, ये याद रखना। और उनका नाम रखा गया मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय है, जिसे बात कहते हैं आजकल कौन सी इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस कहेंगे। एआई की बात हो रही थी, इसी के संदर्भ में है। आगे बात करते हैं तो अब नामकरण है अबू धाबी के क्राउन प्रिंसेस। इनका नाम किसके नाम पे किया, अबू धाबी के क्राउन प्रिंसेस है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के नाम पर किया गया है।
और आप देखेंगे विश्व का प्रथम स्नातक राष्ट्र स्तरीय अनुसंधान आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय है, ये प्रथम है। अब देखेंगे बात हिंदी की संदर्भ में, तो अबू धाबी में तीसरी न्यायिक भाषा हिंदी हो गई है, पूछा जा सकता है। ये बात 2019 की है। आगे न्यायिक विभाग ने हिंदी को न्यायालयों में प्रयुक्त की जाने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी है। अभी तक अबू धाबी की अदालतों में अरबी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी भाषियों की बढ़ती संख्या के कारण हिंदी को न्यायिक भाषा बनाने का निर्णय किया गया है। देख रहे हैं आप। अब बात करें मुंबई एवं हैदराबाद के संदर्भ में, तो यूनेस्को के रचनात्मक शहर हैं ये, ठीक है। तो आप देखेंगे मुंबई और हैदराबाद वाले क्रिएटिव बहुत हैं। तो देख सकते हैं यूनेस्को की रचनात्मक शहरों में यूसीसीएन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सृजन में 2004 में ऐसे शहर मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण स्तर पर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रणनीतिक घटक हैं। रचनात्मक क्रिएटिविटी को मान्यता प्रदान की गई है। इस नेटवर्क में शामिल शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करने और स्थानीय स्तर पर अपनी विकासात्मक योजनाओं में केंद्र के रचनात्मक एवं संस्कृति उद्योगों को स्थान देने के लिए साझा मिलकर कार्य करते हैं। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्कों में 7 रचनात्मक क्षेत्रों का आच्छादित कवर किया गया है। शिल्पी एवं लोक कलाएं हैं, मीडिया आर्ट है, फिल्म है, डिजाइन एवं पाक कला है, साहित्य एवं संगीत है। आगे बात करें, 31 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे ओजेल ने नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में दर्जा दिया गया है। इस प्रकार अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्कों में शामिल शहरों की कुल संख्या 246 पहुंच चुकी है। जिन शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया उसमें 2 भारतीय शहर हैं यथा मुंबई और हैदराबाद शामिल हैं। मुंबई के फिल्म क्षेत्र को जबकि हैदराबाद की पाक कला को इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। यहाँ से आप देखें यूपीएससी के क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। 2015 में जयपुर शिल्प लोक कला श्रेणी में आया था, वाराणसी को संगीत क्षेत्र में और वर्ष 2017 में चेन्नई को संगीत क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया था। अब हम बात करें आपको कि उल्लेखनीय 31 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व शहर दिवस जो है वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को मनाने के रूप में घोषित किया है। याद रखना है इस चीज़ को। तो आप देख सकते हैं इनमें नाम है सतत विकास के रणनीतिक घटक के रूप में रचनात्मकता को मान्यता प्रदान करते हैं, पूछा जा सकता है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें यूनेस्को द्वारा जो है शहरों के नेट 7 रचनात्मक क्षेत्रों को आज़ादी कवर किया है। शिल्प लोक कला ये 7 रचनात्मक एरिया हैं जिनमें देखेंगे शिल्प एवं लोक कलाएँ हैं और देखेंगे मीडिया आर्ट है, फिल्म है, डिजाइन है, पाक कला है, साहित्य और संगीत है। आप आगे देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे ओजोल ने 66 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा दिया है। आप देखेंगे इस 66 जो नए शहर थे इसमें यूनेस्को को क्या किया गया, एक जो बात की गई रचनात्मक शहरों का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या ठीक 246 हो गई है। आगे देख सकते हैं जो 66 शहरों को रचनात्मक शहरों के नोट में शामिल किया गया जिनमें 2 भारतीय शहर मुंबई हैदराबाद शामिल है। मुंबई को फिल्म क्षेत्र में, हैदराबाद को पाक कला का मतलब खाने, बिरयानी फेमस है वहाँ, मटन फेमस है, खाने पीने के जो है वहाँ पे पाक कला में हाथ उसमें क्षेत्र में हासिल है। आगे बात करेंगे यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है। उल्लेखनीय है इसके पूर्व वर्ष 2015 में देखेंगे जयपुर को शिल्प कला, वाराणसी को संगीत और चेन्नई को संगीत में शामिल किया है। आगे देखो तो 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। अब बात करें अगर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता हुआ है तो देखेंगे रूस द्वारा जो है अनुसमर्थन किया है। तो पेरिस 2015 का पेरिस समझौता है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए यूएनएफसीसी के पक्षकारों ने पार्टीज ऑफ यूएनएफसीसी की हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम कर ग्लोबल वार्मिंग से निपटते हेतु एक समझौता किया था, जिसमें 21वीं सदी के औसतन तापमान को पूर्व औद्योगिक युग की बात की गई थी। तो औसतन तापमान से स्तर के 2% से अधिक की वृद्धि नहीं होने दी जाएगी। देशों का प्रयास यह होगा कि वैश्विक तापमान को
ठीक है, वैश्विक तापमान वृद्धि की बात होगी तो आप देख सकते हैं वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड स्तर तक रखा जाए। साथ ही इसमें विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन की कमी में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु $100 बिलियन की प्राप्ति के देन और भविष्य में से बढ़ाने की प्रति प्रतिबद्धता दिखाने की बात कही गई है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू है। आप देखेंगे स्मरणीय तथ्य में 7 अक्टूबर 2019 को रूस ने पेरिस समझौते का अनुसमर्थन किया है। इसके साथ ही रूस पेरिस समझौते में रचनात्मक औपचारिक रूप से किया गया है। आगे बात करें औपचारिक रूप से रूस ने जो है समझौते पर अप्रैल 2016 में ही हस्ताक्षर किया है। आगे देखें किंतु अपने राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर लागू करने में असमर्थ है। हम ये भी देखेंगे पेरिस समझौते के समर्थन करने के पश्चात रूस पेरिस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। हालांकि यूएनएफसीसी के अंतर्गत एक गैर एनेक्स जो है नॉन एनेक्स देश है के रूप में विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्शन को संवर्धित करने के लिए वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु तो बाध्य नहीं होगा। आगे देखेंगे 4 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जो है अमेरिका को जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौते के बाहर होने के अपने निर्णय से अवगत कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र को एक औपचारिक अधिसूचना प्रेषित करेगा। इस प्रकार इस समझौते में अनुच्छेद 28(1)(2) अमेरिका 4 नवंबर 2020 को समझौते से बाहर हो जाएगा और फरवरी 2020 में किर्गिस्तान लेबनान पेरिस समझौते का अनुसमर्थन करने के पश्चात क्या हुआ, पक्षकार देशों की संख्या अब 189 पहुंच गई है। याद रखना 189 देशों में। आगे ब्राजील में भारतीयों के वीजा मुक्त प्रवेश है। ठीक है, आप ब्राजील जाना चाहते हैं तो वीजा की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे अप्रैल 2019 में ब्राजील की सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आप पर्यटन, व्यापार, कला, खेल गतिविधियों में भाग लेने के उद्देश्य से यात्रा करने वाले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान को वैध पोर्टधारी यात्रियों को ब्राजील में वीजा मुक्त दिया गया है। भारत को नहीं मिला, ध्यान रखिएगा, आप मत चले जाइए। ब्राजील सरकार का यह निर्णय 17 जून 2019 से प्रभावी हुआ है। उपयुक्त देशों के नागरिक 90 दिनों की अवधि तक बिना वीजा के ब्राजील में निवास कर सकते हैं। इस अवधि को एक बार 90 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ब्राजील सरकार के इस निर्णय के प्रभाव से सिद्ध हुआ है उपयुक्त 4 देश ब्राजील आने वाले पर्यटकों की संख्या 25 मिलियन में वृद्धि की गई है। आप देख सकते हैं स्मरणीय तथ्य 24 अक्टूबर 2019 को ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने अपनी चीन यात्रा के दौरान पर्यटन तथा व्यावसायिक उद्देश्यों में ब्राजील की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों हेतु वीजा प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त करने की घोषणा की है। ब्राजील ने भारत के चीन के नागरिकों को ये सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। आप देखेंगे तो इसमें क्या है, बोल्सोनारो में अपनी चीन यात्रा के दौरान पर्यटन तथा व्यावसायिक उद्देश्यों को ब्राजील यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों हेतु वीजा प्राप्त करने हेतु अनिवार्यता को समाप्त करने की अपनी भी घोषणा की थी या की है। तो पर्यटन तथा व्यवसायिक उद्देश्यों के और ये 90 दिन का है, ये भी याद रखें। आप देख सकते हैं बोल्सोनारो अब समय सत्ता में है, राष्ट्रपति है वहां के। ठीक है, आगे बात करें, आगे कुछ है। भारत सरकार द्वारा मित्र देशों को ब्राजील के नागरिकों को ई वीजा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई है इस संदर्भ में, और उन्होंने आपको भी उपलब्ध कराई है, आप देख जा सकते हैं। आगे भारत सरकार मतलब भारत के लोगों को भी है, तो भारत के लोगों को व्यावसायिक और पर्यटन के संदर्भ में वीजा मिला हुआ है। बाकी आप देखेंगे वीजा अभी पूरी तरीके से नहीं खोला है। आगे बात कर सकते हैं ई वीजा की उप 5 श्रेणियां उपलब्ध हैं, ई पर्यटक, ई व्यवसायिक और चिकित्सा, ई चिकित्सीय परिचायक और ई कॉन्फ्रेंस। उल्लेखनीय भूटान, फिजी, मॉरिशस, सेनेगल, सर्बिया आदि देशों ने भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश करने की प्रदान कर चुके हैं। तो भूटान, फिजी, मॉरिशस, सेनेगल, सर्बिया की बात होगी। अब बात करें करतारपुर कॉरिडोर समझौता, तो देखेंगे 26 नवंबर 2018 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा डेरा बाबा, ठीक है, डेरा बाबा का नाम आपने सुना होगा खूब, तो डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। याद रखें, फेमस स्थान है और हिस्टोरिकल प्लेस है। गांव जिला गुरदासपुर पंजाब में है। करतारपुर कॉरिडोर भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नामक स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान प्रांत के जिले में नरोवल में स्थित करतारपुर को जोड़ता है।
ठीक, याद रखें, पाकिस्तान क्षेत्र में निर्मित होने वाले कॉरिडोर शिलान्यास प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो है 18 को किया। और को देखेंगे कॉरिडोर के माध्यम से भारत में सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान के रावी नदी तट में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा बिना वीजा कर सकेंगे। करतारपुर में गुरु नानक देव जी के अपने जीवन के 18वें वर्ष जो है 18 वर्ष बिताए थे यहाँ जीवन के। 39 में 15 जो 39 में आप देखेंगे वहीं शरीर उन्होंने त्यागा था करतारपुर में ही। तो वहीं दूसरी तरफ डेरा बाबा नानक में गुरु नानक जी ने अपने लंबे समय तक प्रवास किया है। आप देखेंगे वर्ष 2019 में गुरु नानक देव जी की जन्म की 550वीं जयंती मनाई गई थी, इसलिए फेमस है। आप देखेंगे करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जो बेहतर संचालन के लिए 24 अक्टूबर 2019 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। कॉरिडोर के संचालन की विधियों पर 0 पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा डेरा बाबा नामक दोनों उद्देश्यों के मध्य समझौता हस्ताक्षर किया है। इस उद्देश्यों के तहत करतारपुर साहिब कॉरिडोर के संचालन हेतु रूपरेखा तैयार की गई है। सभी धर्मों के भारतीय तीर्थयात्री और भारतीय मूल के व्यक्ति कॉरिडोर का उपयोग कर सकते हैं। यात्रा वीजा मुक्त होगी, लेकिन यात्रियों को एक वैध पासपोर्ट ले जाना होगा। आगे बात करें, इस यात्रा हेतु भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने देश के पासपोर्ट के साथ ओसीआई समुद्र पारी भारतीय नागरिकता ले जाने की आवश्यकता होगी। और देखेंगे गलियारा सुबह के शाम तक खुला होगा। सुबह यात्रा के पहले तीर्थयात्रियों को उसी दिन लौटना होगा। तीर्थयात्रियों के पास अकेले या समूह में जीने और पैदल करने का विकल्प होगा। कुछ विशेष असूचित क्षेत्रों को छोड़कर गलियारा वर्ष चालू रहेगा। विशेष दिन जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो आप देखेंगे भारत यात्रा की तिथि 10 दिन पहले तीर्थयात्रियों की सूची पाकिस्तान को भेजेगा। यात्रा की तिथि 4 दिन पूर्व भी तीर्थयात्री पुष्टिकरण भेजा जाएगा। ये सारे काम है, ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। आगे हम बात करें गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के प्रमुख तथ्य हैं। तो आप देख सकते हैं गुरु नानक देव की विश्वविद्यालय जो है अमृतसर में सेंटर फॉर इंटरफेथ स्टडीज की स्थापित किया गया है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय की बात है तो यूके के अतिरिक्त कनाडा के एक विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव जी की पीठ है स्थापित की जाएगी। 28 अक्टूबर 2019 को एयर इंडिया ने 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है, ठीक है, ड्रीम लाइनर विमान की कुंजी और एक ओंकार को चिन्हित किया है। आप देखेंगे पाकिस्तान सरकार ने बात करेंगे गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर जो है एक स्मारक सिक्का जारी किया है। पाकिस्तान ने भी इसकी गुरु नानक की जयंती पर क्या है एक स्मारक सिक्का जारी किया है। और एयर इंडिया ने 550वीं जयंती करने के लिए बोइंग 787 को ड्रीम लाइनर विमान की पूंछ जो है एक ओंकार से चिन्हित किया है, ठीक है। आप देखेंगे और बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने क्या किया इस संदर्भ में, कनाडा के यूके के अतिरिक्त कनाडा जो है कि विश्वविद्यालय में भी गुरु नानक देव जी की पीठ स्थापित की गई है। ये आगे पाकिस्तान से क्या तो बहुत सारे काम हो गए, पूछा जा सकता है कहीं भी। आप आगे देख सकते हैं बगदादी का अंत हो रहा है। तो बगदादी देखिए कहाँ अंत हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक जो एंड सीरिया ISI का नेतृत्व करता लीडर अबू बकर अल बगदादी जो है 26 से 27 अक्टूबर 19 की रात उत्तरी पश्चिमी सीरिया अमेरिका के विशेष सैन्य बलों की कार्रवाई के दौरान मारा गया है। आगे देखेंगे अमेरिकी बलों द्वारा कार्रवाई उत्तर पश्चिमी सीरिया इदबिल प्रांत स्थित बारिशा गांव में की गई है। सीरिया के जो है इदबिल प्रांत तुर्की के 5 किलोमीटर दूर, इसे छोड़ दीजिए आप। विशेष बलों की इस ऑपरेशन से इसमें आपको कुछ बताना है, हाँ इस ऑपरेशन का नाम बता देते हैं आपको, यही पूछा जाएगा। तो आप देखेंगे बगदादी के विरुद्ध अमेरिकी विशेष बलों का इस ऑपरेशन का नाम था अमेरिका की दिवंगत मानवाधिकार कार्यकर्ता कायला म्यूलर के सम्मान, ठीक है, सम्मान के नाम पर रखा गया है। तो कायला म्यूलर के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया था। यही जो है इसमें एक नाम है, वो ऑपरेशन का नाम देख लीजिए कायला मूलर, ठीक।
म्यूलर का सीरिया में जो है अलेप्पो के आईएसआई द्वारा क्या हुआ, अपहरण किया था और उनकी मौत की पुष्टि आईएसआई ने की थी। और 19 में आईएसआई ने अबू धाब जो है अबू बकर अल बगदादी की मृत्यु की पुष्टि किए जाने एक नेता के रूप में अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी देखेंगे घोषणा की है। आगे बात करेंगे हैती में यूएन शांति मिशन के समाप्त होने की बात हो रही है। इसकी स्थापना के पश्चात ही संयुक्त राष्ट्र लगातार विश्व में शांति स्थापना में संलग्न है। इस उद्देश्य के संघर्ष क्षेत्रों में यूएन जो है पीस कीपिंग मिशन है, लेकिन जहां कुछ क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होती हैं, वहीं यूएन में शांति सैनिकों पर विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगाए हैं। इस दिशा में हैती में संचालित यूएन पीस कीपिंग मिशन मिश्रण परिणाम हुए हैं। 15 अगस्त 2019 को हैती में चल रहे संयुक्त जो है राष्ट्र की शांति रक्षा मिशन समाप्त घोषित किया है। हैती में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन अभियान 2004 में यूएन स्थिरता मिशन, ठीक याद रखें इसे, यूएन संयुक्त राष्ट्र की शांति सुरक्षा और जो है समाप्त घोषित किया है। आगे बात करें इस मिशन में हैती में बदलाव हेतु राजनीतिक एवं सुरक्षा की मध्य स्थापित किए उल्लेखनीय है। हैती में यूएन स्थिरता के 15 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के इन दोनों मिशनों में हैती की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुलिस व्यवस्था में सुधार, न्याय क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक हिंसा न्यूनीकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शामिल है। आगे बात करें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दूसरी सभा है। तो भारत और फ्रांस के बीच में 30 नवंबर 2015 को पेरिस संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे एक संधि के अनुसार आधारित अमेरिकी संघ गठबंधन, ठीक है, जिसका उद्देश्य है ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिक की राशि का निवेश करना। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा है, जिसमें आप देखेंगे भारत एवं फ्रांस ने संयुक्त रूप से क्या हुआ 2015 में देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 21 का क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लॉन्च किया है। यह संधि जो है आधारित अंतर्राष्ट्रीय जो गठबंधन है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि निवेश करना जो है, तथा जो सदस्य देशों में आप देखेंगे 1000 गीगावाट से अधिक जो सौर उत्पादन क्षमता के विकास में तैनाती प्रदान करता है। आईएएस की औपचारिक स्थापना जो है 6 दिसंबर 2017 को की गई थी। आईएएस का मुख्यालय आपको पता है गुरुग्राम में है, ठीक है, फर्स्ट असेंबली में आयोजित हुई थी। आगे देख सकते हैं इसमें, तो आप इसमें दिखेगा कि 31 अक्टूबर 2019 में आईएसए सभा के अध्यक्ष आर.के. सिंह ने किया था। ये कौन है? भारत सरकार के विद्युत एवं नवीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री थे। इसमें आप देख सकते हैं 68 देशों ने भाग लिया था। 2 देश जो है इरिट्रिया और सेंट किट्स ऑफ नोविस ने 31 अक्टूबर 2019 को आईएसए पर समझौते हस्ताक्षर किए हैं। बाकी इस समय आप देख सकते हैं 87 देश इसमें जो है हस्ताक्षर कर चुके हैं और 67 समर्थन कर चुके हैं। अब आगे इसमें देखने के लायक कुछ है, उल्लेखनीय है कि आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शीर्ष निर्णायक निर्माण निकाय है, जिसमें प्रशासनिक, वित्तीय एवं कार्यक्रम मुद्दों पर निर्देश देता है। आगे देखेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 है, तो 2019 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI की बात होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन संयुक्त रूप से 2 गैर तकनीकी संगठनों कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा किया गया है। तो आप देख सकते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड की बात है और बेल्ट हंगर हेल्प की बात है, किया गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के 4 संकेतों अल्पोषण, बाल दुबलापन और बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर आदि के आधार पर किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 100 के आधार पर देखेंगे किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, 100 सबसे खराब। आप देख सकते हैं इसमें। अब आप ये देख लीजिए कि इस विषय का जो है मेन चीज है कि रिपोर्ट को जो है भुखमरी और जलवायु परिवर्तन से चुनौती, ये मेन इसका विषय है, थीम है ये। तो इसी थीम को याद रखना है, भुखमरी और जलवायु परिवर्तन की चुनौती, द चैलेंज ऑफ हंगर एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका थीम है
आगे बात करेंगे तो देखेंगे 117 देशों की पोषण की स्थिति का आकलन। आप देखेंगे 2000 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर में देखेंगे इसमें स्थान विश्व में अल्पपोषित लोगों की संख्या 2015 में 785 मिलियन से बढ़कर 2018 में 822 मिलियन तक पहुंच गई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 के अनुसार वैश्विक स्तर के मात्र एक देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जिसमें भुखमरी को चरम भयावह की स्थिति में रखा गया है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं कि भारत के इस रिपोर्ट में विश्व के 117 देश हैं और 2000 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर देखेंगे जो आप देखेंगे विश्व में अल्पपोषित लोगों की संख्या 2015 में इतनी है जो 18 में 882 मिलियन पहुंच गई है। मतलब लोग देखेंगे जो अभी भुखमरी के लोग पे ज़्यादा बढ़ रही संख्या बढ़ रही है। आगे देखेंगे तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जो भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में है। आगे देख सकते हैं जबकि 4 देश हैं चाड, मेडागास्कर, यमन और जाम्बिया, आप देख सकते हैं भयावह की स्थिति में हैं। आगे देखेंगे जो 43 देश भुखमरी की गंभीर स्थिति में हैं। ये सब आप छोड़ दीजिए, हमको आते हैं देश के संदर्भ में जो आप ये देश याद रखें, बाकी सब छोड़ दीजिए। ब्राजील, देखेंगे ब्रिक्स देशों में, ठीक, तो देखेंगे ब्राजील 38 जो है 18वें रैंक पे है, भारत का स्थान 102 है, ठीक है, और ब्राजील 18वें स्थान पे है। तो आप देख सकते हैं, आप अंतिम स्थानों में देखेंगे तो भुखमरी में सबसे ज़्यादा मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, फिर यमन है, फिर चाड है। आप 3 याद रखें, बाकी छोड़ सकते हैं। आगे देख सकते हैं भारत का स्थान 102 है, बता चुके हैं, और GSI भारत में भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। यही आप ध्यान रखें कि ये पूछा जा सकता है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। पहले 18 में देखेंगे तो 103 था, अब 102, एक स्थान की कमी हुई है। अब प्रतिस्पर्धा की रिपोर्ट में देखेंगे जो बात है जो 2019 के संदर्भ में, तो प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देख सकते हैं, ठीक, प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखेंगे कि वैश्विक आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 4.0 प्रतिस्पर्धात्मक के कुल 12 स्तंभों पर 144 देश अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग प्रदान की जाती है। सूचकांक में 0 से 100 अंकों के मध्य अंक प्रदान किए जाते हैं। 100 जो है सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धात्मक को, जबकि 0 न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मकों को प्रदर्शित करता है। आगे हम देख सकते हैं विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में सिंगापुर ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में भारत को 68 स्थान प्राप्त हुआ है और विगत वर्ष 2018 में इसको 58वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं चार्ट पर जो है 141वें स्थान पे है और 140 में यमन है, 139 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। आप देख सकते हैं इस सूची में। आगे देख सकते हैं जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 4.0 ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में चीन 73वें स्थान पे है, रूस 66वें स्थान पे है। नोबेल पुरस्कार 2019 के संदर्भ में देखेंगे तो ऐसे भौतिकी के प्रतिस्पर्धा में आप याद रखना जो है प्रतिस्पर्धा का स्थान आपको 141 देश हैं और चार्ट जो है सबसे अंतिम स्थान पे है। अंतिम 5 देशों में देखेंगे यमन दूसरे स्थान पे है, ठीक है, अंतिम सेकंड में है। याद रखें भारत को 68 स्थान प्राप्त हुआ है, जो 58 स्थान प्राप्त हुआ था, अब इस बार 68 स्थान प्राप्त हुआ है प्रतिस्पर्धा में। और इस सूचकांक में सिंगापुर ने संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यही याद रखेंगे जो है, ठीक, सिंगापुर, भारत का 68। आगे देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार और देखेंगे ब्रिक्स देशों के संदर्भ में देखेंगे तो चीन, रूस, भारत जो है
ब्राज़ील के जस्ट ऊपर है, बाकी सबसे नीचे है। 19 में देखेंगे नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन भौतिकी, रसायन चिकित्सा, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 के एक के संदर्भ में देखेंगे प्रदान किया गया है। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में क्या हो रहा है। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की शांति की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्पर्धा जो है सर्विसेज जो है रिक्स बैंक स्वीडन को केंद्रीय बैंक ने वर्ष 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया था। 1901 में प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल द्वारा पुरस्कृत डेट यूनिवर्सिटी पर 10 दिसंबर को आयोजित समारोह में विजेताओं को नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। नोबेल पुरस्कार शांति के अतिरिक्त से सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। आगे हम बात करें तो देख सकते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल, ठीक, तो इसे आप इतना याद रखें कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के नोबेल का पुरस्कार जो है स्वेरिज जो है रिक्स बैंक स्वीडन की केंद्रीय बैंक थी 1968 से दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 69 में प्रदान किया गया था। 1901 से ही प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुरस्कार पर डेथ एनिवर्सरी थी। 10 दिसंबर को आयोजित समारोह में विजेताओं के नोबेल पुरस्कार का वितरण दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के अतिरिक्त से सभी देश नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम जो है शांति पुरस्कार के अतिरिक्त से सभी पुरस्कार क्या होते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं, जबकि नोबेल का शांति पुरस्कार ओस्लो की राजधानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र के नोबेल को देख सकते हैं 19 के संदर्भ में जो स्वीडन के स्टॉकहोम, ठीक है, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 2019 से तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, इसे दिया गया है जो है सर्विस रिस्बॉक प्राइज ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड मेमोरी अल्फ्रेड नोबेल 2019 की घोषणा। इस घोषणा में संयुक्त रूप से जिन 3 अर्थशास्त्रियों को घोषित किया गया है उसमें नाम है पहला अभिजीत बनर्जी जिन भारतीय मूल के हैं, एस्थर डेफ्लो और माइकल क्रेमर। आप देख सकते हैं तीनों अर्थशास्त्रियों को वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए काम किया था, प्रायोगिक दृष्टिकोण है, पुरस्कार दिया गया है। ये अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो, माइकल क्रेमर के संदर्भ में। अब हम आगे बात करें इन अर्थशास्त्रियों के नवीन प्रयोग आधारित दृष्टिकोण में मात्र 2 दशकों में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात होगी, तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को बदल कर दिया गया है। आगे देख सकते हैं हम जो अनुसंधान को एक उभरता हुआ देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय मूल के अवनीश बनर्जी को वर्तमान में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नवीन अर्थशास्त्र के नवीन प्रयोग आधारित है ये, जब मात्र 2 दशकों में डेवलपमेंट इकोनॉमी को बदलकर रख दिया है। तो वैश्विक गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में है बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डेफ्लो और माइकल क्रेमर, ऐसा नाम देख सकते हैं। आगे अभिजीत बनर्जी और एस्थर डेफ्लो द्वारा लिखित पुअर पुस्तक का नाम है पुअर इकोनॉमिक्स और गोल्डन सैक्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर नामक पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। तो पुअर इकोनॉमिक्स इनकी पुस्तक का नाम है, किनका, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डेफ्लो की, और पुअर इकोनॉमिक्स को गोल्डन सैक्स जो है बिजनेस बुक ऑफ ईयर के नाम से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। श्री बनर्जी और एस्थर डेफ्लो द्वारा लिखित पुस्तक नई पुस्तक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स है। तो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स को देख सकते हैं। उल्लेखनीय है 2019 के लोकसभा चुनाव हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में के मैनिफेस्टो में शामिल न्यूनतम आय योजना देखेंगे को तैयार करने में श्री बनर्जी की सलाह ली थी। आप देखेंगे फ्रांसीसी अमेरिकी 46 वर्षीय महिला एस्थर डेफ्लो अभिजीत बनर्जी की पत्नी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के 50 वर्षों के इतिहास में पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे युवा अर्थशास्त्री हैं। आप देख सकते हैं कि गोल्डन जो सैक्समैन बिजनेस पुरस्कार ऑफ द ईयर इन्हें मिला था पुअर इकोनॉमिक्स के लिए। आप देख सकते हैं श्री बनर्जी और एस्थर डेफ्लो द्वारा लिखित नई पुस्तक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, ठीक। 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल न्यूनतम आय योजना को तैयार करने में श्री बनर्जी की सलाह ली थी, ठीक है। और देखते हैं फ्रांसीसी अमेरिकी 46 वर्षीय महिला एस्थर डेफ्लो हैं ये, ठीक है, अभिजीत बनर्जी की पत्नी है ये एस्थर डेफ्लो,
जो है इनकी पत्नी हैं, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के 50 वर्षों के इतिहास में इस पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे युवा अर्थशास्त्री हैं। और इससे पूर्व अमेरिकी अर्थशास्त्री थी केनेथ जे एरो, जो 51 वर्ष की आयु में दिया गया था पुरस्कार। आगे दे सकते हैं एस्थर डफ्लो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला हैं। और एलिनार आस्ट्रम के, ठीक है, उल्लेखनीय है कि अमेरिका की जो एलिनार आस्ट्रम थी, जो अमेरिका का अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था 2009 में, प्रथम महिला थी। और दूसरी अभिजीत बनर्जी एस्थर डफ्लो ऐसे 5वें विवाहित दंपति हैं जिन्हें एक साथ ही विधा में नोबेल पुरस्कार मिला है। इस दृष्टि से 4 विवाहित दंपति हैं। पेरिये, जो मैडम क्यूरी और उनके पति देखेंगे, जो पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी भौतिकी का मिला था 1903, और फ्रेडरिक इरीन जूलियट क्यूरी, ठीक है, आप देखेंगे तो ये रसायन में मिला था। आगे देख सकते हैं कार्ल फर्डिनेंड और कोरी और गर्टी थ्रेसा कोरी, ये विज्ञान चिकित्सा की विज्ञान में मिला था, चिकित्सा विज्ञान में। आगे हम देख सकते हैं एडवर्ड आई मोसर में ब्रिटर मोसर, तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। आगे देख सकते हैं जो है ज्ञातव्य है कि स्वीडन की विवाहित युगल जो गुन्नाल मेर्डाल, आपको ध्यान रखिए गुन्नाल मेर्डाल एक थ्योरी है इकोनॉमी में, तो गुन्नाल मेर्डाल अथवा मेर्डियोल का भी नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन अलग अलग वर्षों में अलग अलग विधाओं में इसे पुरस्कार जीता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के संदर्भ में 11 अक्टूबर 2019 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट जो है वर्ष 2019 में नोबेल का शांति पुरस्कार घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की इथियोपिया के प्रधानमंत्री शांति के संदर्भ में देख रहे हैं। अब शांति का बताया कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जा रहा है, तो द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली जो है इनको दिया गया है। पुरस्कार शांति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में प्राप्त करने के प्रयासों, विशेष रूप से पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद के समाधान के संदर्भ में निर्णायक भूमिका निभाने में संदर्भ में दिया गया है इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। आगे बात करें साहित्य के क्षेत्र में देख सकते हैं 18 एवं 19 में, तो देखेंगे 19 का स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश अकादमी द्वारा 18 एवं वर्ष 19 हेतु साहित्य का नोबेल क्षेत्र पुरस्कार की घोषणा की गई। 18 में साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी, इसीलिए 18-19 को एक साथ दिया जा रहा है। और 19 हेतु साहित्य हेतु नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं पीटर हैंडके, आप देखेंगे पीटर हैंडके को प्रदान किया गया है। उनकी भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की परिधि एवं विशिष्टता के अन्वेषण की प्रभावशाली कार्य हेतु पुरस्कार दिया गया है। 2018 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पोलैंड की लेखिका ओल्गा जो है टोकार्चुक को पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें अत्यधिक जुनून के साथ जीवन के एक स्वरूप की तरह सीमाओं को लांघने का प्रतिनिधित्व करने वाली कथा का परिकल्पना हेतु पुरस्कार दिया गया है। ध्यातव्य है कि 2018 में उनके पास उपन्यास फ्लाइट्स के लिए इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। पोलैंड की लेखिका हैं जो भाषाई के लिए देखिए एक मिला है किनको, ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडके को दिया गया है भाषाई सरलता के लिए। लेकिन 18 है तो सोचते देखेंगे पोलैंड की लेखिका हैं जो ओल्गा टोकार्चुक हैं। पीटर हैंडके 19, 18 में ओल्गा, क्योंकि ये दोनों पुरस्कार 18-19 का एक साथ दिए गए थे, तो 18 का देखते हैं। 18 में ओल्गा टोकार्चुक को दिया गया है। उनकी अत्यधिक जुनून के साथ जीवन पर एक स्वरूप की तरह सीमाओं को लांघने का प्रतिनिधित्व करने वाली कथात्मक परिकल्पना हेतु पुरस्कृत किया गया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में उन्हें उनके उपन्यास जो है फ्लाइट्स के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। तो फ्लाइट्स किनका है, टोकार्चुक का है, ओल्गा टोकार्चुक का है, पोलैंड की ये लेखिका हैं। आगे देख सकते हैं इसमें रसायन विज्ञान के संदर्भ में 2019 का, तो अक्टूबर 2019 में स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा साइंस द्वारा 19 का रसायन विज्ञान जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार 3 वैज्ञानिक हैं, जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनली जो है बटिंगम, अकीरा एसिनो को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो 3 वैज्ञानिक हैं, जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनली ब्रिटिगम, अकीरा यासिनो को संयुक्त रूप से दिया गया है। जॉन बी गुडइनफ हैं, एम स्टैनली ब्रिटिगम हैं, अकीरा यासिनो हैं, आप देख सकते हैं तीनों नाम।
इन तीनों को दिया गया है। जॉन बी गुड इनफ हैं, एम स्टैनली ब्रिटिगम हैं, अकीरा येसिनो हैं। ये आप रसायन का नाम है। आगे इनमें तो इनको आप देख सकते हैं कि रसायन में देखिए गुड हैं और ब्रिटिगम हैं, येसिनो हैं। आप याद रखें इन्हें नाम, गुड इनफ, स्टैनली ब्रिटिगम, नाम कठिन है याद रखना, अकीरा येसिनो, ठीक है। तो गुड इनफ, ब्रिटिगम, येसिनो, ठीक है। केमिस्ट्री का है वो केमिस्ट्री युग दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को लिथियम आयन बैटरी पर कार्य करने के लिए या इनके विकास के लिए योगदान के लिए दिया गया था। और उल्लेखनीय है कि हल्की रिचार्ज से की जाने वाली ये रिचार्जेबल शक्तिशाली लिथियम आयन बैटरी का उपयोग आजकल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में किया जाता है। उल्लेखनीय है 97 वर्षीय हैं गुड इनफ पुरस्कार प्राप्त करने सम्मानित किए जाने वाले सबसे उम्रदराज हैं। ये 97 वर्ष के थे। इससे पूर्व रिकॉर्ड अमेरिकी वैज्ञानिक आर्थर एस्किन का था 96 वर्ष। ये छोड़ दीजिए और बात करें आगे भौतिकी के संदर्भ में देख सकते हैं तो इसमें नाम याद रखना, गुड इनफ, स्टैनले ब्रिटिगम और अकीरा येसिनो। आगे बात कर सकते हैं विज्ञान के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2019 हेतु भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष ये घोषणा ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में नई समझ विकसित करने के योगदान में हेतु कुल 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में नई समझ विकसित करने के योगदान हेतु कुल 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। जो आप देखेंगे यूनिवर्स की जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है उसकी नई समझ विकसित करने हेतु 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो है प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका से संबंध कनाडियाई मूल के थे। आप पूछ सकते हैं किस मूल के हैं, पूछा जा चुका है यूपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन। तो वैज्ञानिक हैं जेम्स पीबल्स को भौतिक ब्रह्मांड की बात है, भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान और सैद्धांतिक खोजें हेतु दिया गया है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त स्विस वैज्ञानिक मिशेल मेयर और डियट जो है क्ल्यूलोज को दिया गया है, मिशेल मेयर को दिया गया है। आप देख सकते हैं इसे भौतिक ब्रह्मांड के रूप में विज्ञान का है और आप देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त स्विस वैज्ञानिक मिशेल मेयर तथा डिडियर क्ल्यूलोज को एक जो है क्या है सूर्य के जैसे तारे की परिक्रमा कर रहे बहिर्गय जो एक्स जो है प्लैनेट है की खोज करने के लिए संयुक्त रूप से 2019 हेतु भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। उल्लेखनीय है मिशेल मेयर और डिडियर क्ल्यूलोज अक्टूबर में पहली बार सौर प्रणाली के बाहर किसी ग्रह की खोज करने में सफलता रहे हैं। सौर प्रणाली के बारे में उन्होंने खोजा है जो सूर्य के क्या है चक्कर लगा रहा है। एक बाहर ग्रह है, पार्थिव ग्रह, बाहर मतलब एक्स प्लैनेट है, एक्सो प्लैनेट कहेंगे इसे। और चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2019 में 7 अक्टूबर 2019 को स्वीडन में वर्ष 2019 में चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र के 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। 3 वैज्ञानिक हैं विलियम जी कालियन जूनियर की बात है। आगे बात करें सर पीटर जे रैटक्लिफ की बात है और ग्रेग एल सेमेंजा की बात है। आप तीनों वैज्ञानिकों को देख सकते हैं विलियम जी काइलिन जूनियर अमेरिका, सर पीटर जे रैटक्लिफ यूनाइटेड किंगडम, ग्रेग एल सेमेंजा अमेरिका की बात है। इन वैज्ञानिकों ने यह खोज कोशिकाओं की क्या की विलियम जी काइलिन जूनियर और रैटक्लिफ यूनाइटेड किंगडम और सेमेंजा अमेरिका की हैं। तो 2 अमेरिका के हो गए काइलिन जूनियर, विलियम जी काइलिन जूनियर और सर पीटर जे रैटक्लिफ यूनाइटेड किंगडम, ग्रेग एल सेमेंजा जो अमेरिका। आप देख सकते हैं वो जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता को महसूस कर अनुकूलता करती हैं। आगे बात करें वैज्ञानिकों को ऑक्सीजन के बदलने स्तर की प्रक्रिया स्वरूप जीनों की गतिविधियों को विनियमित करने की आणविक मशीनरी की पहचान करने के उनके कार्य को पुरस्कार किया जाएगा। इन तीनों